हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के परिप्रेक्ष्य में। तो आज हमारा दूसरा भाग है प्रैक्टिस सेट 13 के। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? ईवी टाइलर, आर डेहरनडार्फ, बी पैरेटो या के कोजर? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विल्फ्रेडो पैरेटो ने समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखा है। अगला, पैरेटो की मान्यता है कि प्रत्येक समाज में हम दो वर्ग स्पष्ट करते हैं, उच्च या अज्ञात वर्ग तथा निम्न या जो स्थिर बनाए रखता है निम्न वर्ग। अपितु इनमें परिवर्तन चक्रीय क्रम में होता है, कभी उच्च वर्ग निम्न हो जाता है तो कभी निम्न वर्ग उच्च हो जाता है, ऐसा पैरेटो मानते हैं। स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान और सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट कोजर, सी राइट मिल्स, आर डेहरनडार्फ, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट मिल्स। सम्मान, सत्ता और विशेषाधिकार को सामाजिक स्तरीकरण की मानते हैं। अगला, समग्रता सिद्धांत का अभिप्राय है समाज के अंतर संबंधी अवयवों को सामंजस्य के रूप में देखना, संबंधों की समग्रता या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समग्र या समाज में समग्र अथवा अंतर संबंधी अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना समग्रवाद समाज का विशेषता है। समग्रवाद समाज को एक समग्र रूप से समाज की विभिन्न इकाइयों के अंतर संबंधित रूप में दिखाता है, अर्थात ऐसे अध्ययन को समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते, उन्हें कहा जाता है द्विकालिक, समकालीन, स्थितिकी या द्वंद्वात्मक। तो इसका राइट आंसर, जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते हैं उनके स्थितिकाय कहा जाता है। इसके विपरीत जिन अध्ययनों में समय के आयाम परिलक्षित होते हैं उसे गतिकीय कहा जाता है, अर्थात समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है तो उसे गतिकी कहेंगे। संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्ति होती है? सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक संरचना से, सामाजिक संस्थाओं से या सामाजिक भूमिकाओं से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामाजिक व्यवस्थाओं से। सामाजिक व्यवस्था में ही सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। अगला, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1935, 1948, 1951, 1955 में। तो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अगला, जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1812, 1832, 1850, 1948। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1948 में पारित अधिनियम द्वारा किसी स्थान, नौकरी, जाति आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा। किसी समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई है? आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज या औद्योगिक समाज? तो इसका राइट आंसर, वर्ग संरचना का सर्वप्रथम विकास कृषक समाज में हुआ। वो थे जमींदार और भूमिहीन नामक दो वर्ग विकसित हुए कृषक समाज में। परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? एल एच मार्गन, हेनरी मैन, ईबी टाइलर, ई ए वेस्टरमार्क? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एल एच मार्गन। यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादकों में मार्गन, फ्रेजर, बिलफॉल्ट, हेनरी मैन शास्त्रीय सिद्धांत के और टाइलर मातृसत्तात्मक सिद्धांत के और वेस्टर एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है? समान पूर्वज, मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, समान पुरुष पूर्वज या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सजाती से तात्पर्य मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं। जटिल समाजों की अपेक्षा आदिवासियों की नातेदारी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है क्योंकि वे पूर्वजों को ढूंढ ढूंढ कर आदिकाल से किसी काल्पनिक पूर्वज को मान लेते हैं और इस पूर्वज की संतानों को आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, अर्थात अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को उपनगर कहते हैं। निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का हस्तांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि तथा नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि सभी नगरीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।
नगरीकरण का प्रतिपादन लुईस बर्थ ने किया है। औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि या तृतीयक उद्योग में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक ह्रास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द्वितीयक और तृतीयक उद्योग में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि औद्योगिकरण का परिचायक है। किसने इंगित किया है कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? एम.एस. राव, बर्गेस। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बर्गेस ने नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ को अनुगामी होती है बताया है। मालिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक संस्कृति वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक होती है? व्यक्ति, केवल समूह, संस्थाएं एवं व्यक्ति या व्यक्ति एवं समूह? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल व्यक्ति। मालिनोवस्की ने माना है कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व मानव के किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया है? टालगट, पार्सन्स, डेविस, सोरोकिन, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी एंड सोशल क्लाइंबिंग सिद्धांत का प्रतिपादन सोरोकिन के द्वारा किया गया है। उसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को उतार चढ़ाव के रूप में बताया है। सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं, चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक। संस्कृतियों में उतार चढ़ाव को सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। अगला, कानून जो माता पिता की राय के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करता है वह है? बाल विवाह कानून 1929, विशेष विवाह कानून 1954, या हिंदू विवाह एवं तलाक कानून 1955, या हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम अर्थात विशेष विवाह कानून 1954 के अंतर्गत बिना माता पिता के आज्ञा के विवाह की मान्यता प्राप्त है, अर्थात अंतरजातीय अंतरधर्मी विवाह भी मान्यता प्रदान करता है यह एक्ट। अगला, जजमानी व्यवस्था के किस संबंध में समूह को इंगित करता है? संविधात्मक, राजनैतिक संबंध, वैवाहिक संबंध, आर्थिक संबंध। तो जजमानी व्यवस्था हमारा संविधात्मक संबंध को इंगित करता है। अगला, हेराल्ड गोल्ड ने जजमानी व्यवस्था का वर्णन अंतर पारिवारिक अंतरजातीय संबंध के रूप में किया है। योगेंद्र सिंह ने जजमानी व्यवस्था को गांवों में अंतरजातीय संबंधों की पारस्परिकता पर आधारित संबंध के रूप में देखा है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक व नैतिक कार्य होते हैं। अगला, उपजाति की अवधारणा किसने दी है? इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, वाई.बी. दामले, डी.एन. धनागले। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, उपजाति की अवधारणा जी.एस. घुरिये ने दी है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? संपूर्ण समाज, आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति या संपूर्ण एवं आंशिक समाज? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, संपूर्ण जनजाति को हम संपूर्ण समाज के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि समाज स्वयं पर संपूर्ण एवं आत्मनिर्भर समाज है, किंतु समुदाय के रूप में वह आंशिक समुदाय एवं सरल होता है। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? केवल स्थिति में परिवर्तन, केवल संरचना में परिवर्तन, केवल संस्कृति में परिवर्तन, या स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संस्कृतिकरण के माध्यम से केवल स्थिति में परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति की है? वैवाहिक एवं सहभोजी भोज, संस्थारण एवं व्यवसाय प्रतिबंधित विकल्प, निश्चित नाम, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वेबर के अनुसार वैवाहिक एवं सहभोजी भोज, संस्थारण एवं व्यवसाय प्रतिबंधित विकल्प और निश्चित नाम आपके जाति की विशेषता है। उत्तर भारत में थारू एवं खासी जनजाति द्वारा हिंदू जाति के नामों को ग्रहण कर लेना, पवित्र जनेऊ पहनना, स्थानीय राजपूत एवं ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अनुकूलन, संस्कृतिकरण, सामाजिकरण एवं सहयोग। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि किसी जनजाति का हिंदू जाति के नामों को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ अर्थात संस्कृति को अपनाना संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था के एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे क्या कहते हैं? बाधा बनता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकार विहीनता, प्रकार युक्त, अप्रकार या अकार्य। तो इसका राइट आंसर
डी हो जाएगा आकार। जब सामाजिक संरचना के एक अंग में सामाजिक व्यवस्था का एक से अधिक आवश्यकता पूर्ति वाले तत्व बाधक बनते हैं तो उसे अकार्य कहते हैं। आकार एवं प्रकार की अवधारणा आर.के. मार्टिन ने प्रस्तुत किया है। वास्तविक तथा सामान्य संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? मर्टन, नॉडेल, दुर्खीम, रेडक्लिफ, ब्राउन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वास्तविक एवं सामान्य संरचना के मध्य अंतर रेडक्लिफ, ब्राउन करते हैं। उन्होंने सामाजिक संरचना को सामान्य एवं वास्तविक संरचना के रूप में विभाजित किया है। भारत में सती प्रथा एवं के उन्मूलन में किसने आवाज उठाई? एनी बेसेंट, चित्तरंजन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? सार्वभौमिकता, प्रंगवाद या सांस्कृतिक अभिसरण या सांस्कृतिक समांतरवाद या सापेक्षवाद। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक समांतरवाद सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि सभी संस्कृतियों को न तो उच्च या न तो नीचा अर्थात न तो अच्छा न ही बुरा समझना, अर्थात सभी संस्कृतियों को समान स्थान प्राप्त होना होता है। मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? सभी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हैं, सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं, या सभी मानव प्राणी सामाजिक हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव की मानसिक एकता का मतलब है सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। इसे साइकिनिक यूनिट ऑफ माइंड कहते हैं। यह तथ्य भीड़ में प्राप्त होता है, अर्थात किसी घटना के घटने पर भीड़ में यह तथ्य देखा जा सकता है कि सभी लोग समान सोचते हैं। निम्नलिखित मातृसत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? जंसार, बाबर के खस, मालाबार के नायर, बिहार के खासी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मालाबार के नायर। मातृसत्तात्मक ऐसी व्यवस्था है जो जाति से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा खस जनजाति उत्तर प्रदेश की है, इसमें प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और खासी जनजाति बिहार की नहीं असम की जनजाति है। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना के केंद्रीय इकाई है अंतर संबंध, अंतर क्रियाएं, समाज, व्यक्ति। तो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना का केंद्रीय इकाई व्यक्ति है। ब्राउन मानते हैं कि व्यक्ति के अंतर संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति ना हो तो न तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता न ही सामाजिक संरचना का। थॉमस हार्डी की विख्यात पंक्ति जीवन एक रंगमंच है। जीवन एक रंगमंच है जहाँ कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक संयोगिक घटना है, सर्वाधिक प्रासंगिक है। जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण से, जीवन के आशावादी दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण से। थॉमस हार्डी मैन ने जीवन के कष्ट कारक मानते हुए उन्होंने प्रसन्नता को संयोगिक घटना मानते हैं जो कि जीवन के एक निराशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, कुछ सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, या सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार पर निश्चित दबाव डालकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, या सामाजिक संरचना सामाजिक समूहों के संगठनों का अस्थायी गुण प्रदान करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है अर्थात गलत है। तो ये सामाजिक सभी संरचनाएं बदलती हैं, यह कथन गलत है, जबकि कुछ सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, यह सही है। सामाजिक संरचना व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित दबाव अर्थात नियंत्रित करती हैं, यह भी कथन सही है। सामाजिक संरचना सामाजिक समूहों एवं संगठनों को अस्थायी गुण प्रदान करती हैं, यह भी तीनों कथन पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक है, जबकि सामाजिक संरचनाएं सभी संरचनाएं बदलती हैं, यह कथन विवादास्पद है। अगला, निम्नलिखित में से कौन हिंदू समाज की संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवतारों में विश्वास या वर्ण व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे यहाँ 4 वर्णों की बात प्राचीन हिंदू समन्वय संरचना की व्यवस्थित करते हैं। यह हमारा मनुशास्त्र से कथन को मिलता है कि हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित है।
समाज में सामाजिक संगठन प्रत्यय विकास किसने किया है? तो समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन के प्रत्यय का विकास किसने किया है? गुन्नार मिल्डर, पितृम सोरोकिन, अगस्त काम्ट, रेडमफर्थ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक संगठन को विकसित करने का श्रेय प्रथम रेमंड फर्थ को जाता है, जिसका तात्पर्य सामाजिक संगठन उन सब प्रक्रियाओं से मिलकर बना है जो कि सामाजिक जीवन का निर्माण करती हैं। तो रेमंड फर्थ मानते हैं कि सामाजिक संगठन उन प्रक्रियाओं से मिलकर बना है जो कि सामाजिक जीवन का निर्माण करती हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बेरोजगार युवाओं का विवाह कराने में, व्यवसायिक हितों के संवर्धन में, समाज में स्थायित्व लाने में, या सांस्कृतिक समूह को संगठित करने में? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक द्वितीयक समूह अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यवसायिक हितों की संवर्धन करने में। तो आज का यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो अभी तक प्रैक्टिस सेट लगभग 120 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में कई पार्ट में किए गए हैं, लगभग 1500 क्वेश्चन के आसपास, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर डेली क्विज आप करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।